नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 पॉलिटिकल शो रणक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज बात होगी बिहार की, जहां साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और 5 से 6 महीनों का वक्त अब सिर्फ शेष रह गया है। लेकिन सूबे की सियासत जोर पकड़ने लगी है, बयानों के तीर चलने लगे हैं, नेता एसी कमरों से सड़कों पर उतरने लगे हैं। यानी बिहार इलेक्शन का काफी अब जो है फाइनल बैटल शुरू हो गया है। बिहार में भीषण गर्मी के बीच एनडीए सीट शेयरिंग तक पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का नीतीश की प्रशासनिक क्षमता पर चोट का सिलसिला जारी है। इन दो खबरों के इर्द गिर्द इस समय बिहार की सियासत घूम रही है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि शेष सीटें सहयोगी दलों के बीच बांटी जाएंगी। इस स्ट्रेटेजी का मकसद है कि पार्टी की एकता बनाए रखना और अधिक से अधिक सीटें जीतना। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस का मोर्चा संभाले बिहार पहुंचे राहुल गांधी बिहार को क्राइम कैपिटल कह रहे हैं, तो बीजेपी और जेडीयू ने इस निंदनीय बयान को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और एनडीए सरकार ने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर किया है। यह भी कहा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के आरोपों को चुनावी हार की हताशा करार दिया और कहा कि कांग्रेस अपनी असफल नीतियों और भ्रष्टाचार के चलते जनता के बीच कोई भरोसा नहीं जीत पाई है, इसलिए वो झूठे आरोप के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इन सबके बीच एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरा के रमना मैदान में आयोजित आज नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग पूछते हैं कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा उत्तर है कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने साफ किया कि एनडीए की बड़ी जीत का उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि जीत, जीत और बड़ी जीत। हालांकि बिहार में अभी पछुआ हवाओं ने मॉनसून का रास्ता कुछ दिनों के लिए रोक रखा है, लेकिन राजनीति फर्राटा भर रही है। इसलिए हम आज कह रहे हैं कि आ गया है बिहार का चुनाव और सभी के हैं अपने अपने दाव। आज करेंगे इसी पर चर्चा। कुछ बयान आपको सुनवाते हैं सबसे पहले और उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। अरे उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं, ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है, तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं। ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। मैंने देखा राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हाड़ के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हाड़ का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है और जनता एनडीए के साथ है। कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी गलत राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है। अगर उनको कुछ शक है तो उनको सीधे चुनाव आयोग के पास जाकर के
अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि परिवार और अपने आप को बचाना है और एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूँगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। देखिए, ये जो वोटर लिस्ट स्कैम है, इसके बारे में तो सबसे पहले देश में ममता बनर्जी आवाज उठाई थी। ये महाराष्ट्र में जो हुआ था, दिल्ली में जो हुआ था, ये वोटर लिस्ट स्कैम, और बंगाल में ममता बनर्जी पकड़ लिया। ये दूसरे स्टेट का जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पे वोटर का नाम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। 20वीं सदी का पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। क्राइम कैपिटल बताया है बिहार को राहुल गांधी ने। इसी बयान के बाद सियासत तेज हो गई है, लेकिन किस तरह से अभी सरगर्मी है चुनावों को लेकर, जरा जनता के रिएक्शन सुनिए बहुत जल्दी से। फिर वो आंकड़ा बताने वाले हैं जिस पर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हुआ है। सूत्रों के अनुसार जो खबर पहुंची वो बताएंगे, पहले जनता का रिएक्शन सुनिए। आज इस वक्त मैं पटना के कंकड़बाग इलाके में हूँ, जहाँ हमारे साथ कुछ जनता है और जानते हैं इनकी क्या राय है। चुनाव नजदीक आ चुका है, इस चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक नेताओं का दौरा जो है वह तेज हो चुका है और सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में जो है वह दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं चुनाव का वर्ष है ये, और इस चुनावी वर्ष में क्या हो रहा है? देखिए, यह जो चुनावी वर्ष है इसमें तो बीजेपी का ही है, सब जगह से बीजेपी ही निकलेगी। लेकिन समस्या यह भी उत्पन्न होगी कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं वो फिर ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब बीजेपी का जब सीट में बढ़ोतरी होती है तो विपक्ष वाले नहीं, उस सीट में बढ़ोतरी हो या सीट कितनी आए, किसकी कौन पार्टी की सीट आती है, लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में सभी पार्टियां अपना दावा करेंगी, तो जो गठबंधन है, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, एनडीए के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे हो चुके हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये सीटों के अगर बंटवारा हो चुके हैं तो बिहार में बीजेपी की अच्छी बढ़त मानी जा रही है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और विकास हो रहा है यहाँ पर। दूसरी बात है कि मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही वोट के मायने में बहुत ही आगे लेके जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के चलते बीजेपी का छवि बढ़ गया है। हम पूछते हैं इनसे कि किस तरीके से चुनाव का जो माहौल है, अब आने वाले समय में चुनाव होना है, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है, कैसे देखते हैं? वो चाहे कुछ भी आना है तो बीजेपी का। पब्लिक रिएक्शन आपने सुना। सभी चाहते हैं कि क्या मंशा भी नजर आती है, किस तरह से चुनाव गर्म हो रहा है, वो भी आपको दिखाया। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे कराएंगे, उससे पहले क्या एनडीए का सीट फॉर्मूला हो सकता है, जो सूत्र हम तक पहुंचे हैं वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आंकड़े आप देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो हैं जेडीयू के खाते में जाती नजर आती हैं, यानी 102 से 103 सीटें जो हैं वो जेडीयू के खाते में जाती नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें तो 101 से लेकर 102 सीटें जो हैं वो जाएंगी भाजपा के खाते में। एलजीपीआर अगर बात कर लें 25 से 28 सीटों का यहां पर उन्होंने दावा किया। हालांकि आज तो चिराग पासवान ने कह भी दिया कि सभी सीटों पर लड़ेंगे, वो भी उतरेंगे। और हम पार्टी का जिक्र करें तो 6 से 7 सीटें हम पार्टी के खाते में जाती नजर आती हैं और 4 से 5 सीटें जो हैं आरएलएम के खाते यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके खाते में जाती नजर आती हैं। कितना असर होगा सीट शेयरिंग पर लेकर, जो अभी हालांकि देखिए बयान अभी नहीं आना शुरू हुए हैं, 1-2 बयान ऐसे हैं, जीतन राम मांझी के देखें, उपेंद्र कुशवाहा के देखें तो कहा जा रहा है कि सब कुछ बेहतर है, लेकिन बैठकों में क्या अभी भी जोर आजमाइश
उठापटक सीटों को लेकर चल रही है बिहार की सियासत में। आज इसी पर तलाशेंगे। पैनल खोलता हूं। बहुत सारे मेहमान, बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए। सबसे पहले राहुल आनंद साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धीरज कुशवाहा साहब जुड़ रहे हैं, जेडीयू से बहुत बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर विभव झा हैं, एलजेपी से प्रवक्ता। गोपाल तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। और विजय कुमार जी आरजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आरएलएम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत और डिबेट की शुरुआत सबसे पहले राहुल आनंद साहब आपके साथ करना चाहता हूं। इस समय जो सीटें नजर आ रही हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, बैठकें चल रही हैं और सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी उठापटक नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जितना आसान और जितनी सीधी सुलझी राजनीति अभी सीट शेयरिंग पर नजर आ रही है उतनी है नहीं। सीधा सवाल, कितने तैयार हैं इस बार सीट शेयरिंग पर और एनडीए बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, विकास जी, जब अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बातें की थी। और जो हम 5 पांडों की जो बातें करते हैं और जो आप एक अनुमानित दर लगा रखे हैं कि सीटें इतनी मिलेगी, इस तरह से मिलेगी, तो ये शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला लेगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि एक फिल्म के गाने की तरह अगर हम देखें तो ये निश्चित रूप से कह सकता है एनडीए कि चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ लेकर। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जो इनके एनडीए के जो अलायंस के जो जितने भी साथी हैं वो सारे लोग जनता के बीच में उपस्थित हैं और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के तौर पे आज वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो विकास की जो यात्रा है वो अनंत यात्रा की तरफ हमारी एनडीए का जो कारवां है वो निकल चुका है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप 2005 के बाद हमारे अगर एनडीए के कारवां को देखिए तो निश्चित तौर पे हम लगातार अपने ग्राफ को बढ़ा ही रखे हैं, कभी हमने अपने ग्राफ को घटने नहीं दिया है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप बात कीजिए हर एक एंगल से अगर बात करके देखिए, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सड़कों के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो ऊर्जा नियंत्रण के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर के दृष्टिकोण से हो, तो चीजें वो लगभग क्लियर है। और अब लोग कभी भी बिहार आते हैं तो वो एक ऐसी यात्रा पे आते हैं जैसे लगता है कि जिस तरह से आप कभी किसी देश के किसी कोने से अगर आते हैं तो बिहार में खास करके जो सबसे ज्यादा चीज आकर्षित करती है वो करती है बिहार का छठ और बिहार की लिट्टी चोखे की जो स्वाद है। क्योंकि इसके पहले जब बिहार का जब मान की जब बातें की जाती है तो अक्सर मन छोटा हो जाया करता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज बिहार के हर घर में, हर गांव में अगर देखें तो एक राजनीति होती है और उस राजनीति का स्तर शीर्ष नेतृत्व यानी कि दिल्ली तक नजर आता है। तो ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल निष्पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने 5 पार्टियों के साथ, चलिए लौट रहा हूं। धीरज कुशवाहा साहब, सवाल आपसे है कि चूंकि आपकी इस समय सरकार है, एनडीए की सरकार है, और आज जब राहुल गांधी कल पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्राइम कैपिटल बिहार बनता जा रहा है, अपराध में बिहार बढ़ रहा है। क्या काउंटर है आपका सीट शेयरिंग पर? देखिए, बात करूंगा, चुनाव पर बात करूंगा, लेकिन बड़ा आरोप आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार पर क्राइम कैपिटल कहा है राहुल गांधी ने। आप जानते हैं कि आजादी के बाद देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। इन्होंने 50 साल तक भारत पर शासन किया और भारत को जो जातिवादी और धर्म में लड़ाकर और जो वोट साधने का जो ये लोग काम किए हैं, ये छिपा नहीं है किसी से। दूसरी बात बताते हैं, आप जानते हैं कि ये कांग्रेस वाले लोगों के शासन काल में बिहार में महाजंगल राज हुआ करता था। ये कहने वाली बातें नहीं है। और इनके सहयोगी जो आरजेडी वाली लोग हैं, ये लोग भी आप देखे होंगे कि इनके पार्टी के जो मुखिया हैं ये सजा याफ्ता तक रह चुके हैं। ये लोग नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोग हैं। इन्होंने बिहार का नाम इतना देश दुनिया के पटल पर खराब करने का काम किया है। आप जानते हैं कि बिहार जाना जाता था कि महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, राजनीतिक रूप से आप कह लीजिए जेपी की धरती है। तो आप देखिए, इन्होंने पूरे बिहार का नाम पूरे देश दुनिया के पटल पर इन्होंने एकदम परसेप्शन खराब करने का काम किया। क्योंकि बिहार के लोग बाहर जाते थे तो बोलना बंद कर दिए थे कि हम बिहारी हैं। लेकिन 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद पूरे बिहार में विकास की गंगा बह रही है और सभी लोग अमन चैन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, गांधी जी जो बातें कर रहे हैं जनता नहीं सुन रही है। तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी बिहार पर फोकस कर रहे हैं और बिहार पर फोकस करने का एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे आरजेडी वाले लोग दे दे। चूंकि है क्या ना कि आरजेडी के
बैसाखी पर कांग्रेस बिहार में चलने का काम कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये लोग कार्ड खेलने पर लगे हुए दलित महादलित का। देखिए बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने दलित महादलित अति पिछड़ा या अन्य अल्पसंख्यक समाज के लिए भी इतना बढ़िया काम किया है कि सभी लोग माननीय नीतीश कुमार जी को आशा भरी निगाहों से देखते हैं और चाहते हैं कि 2025 में जो चुनाव होगा वो माननीय नीतीश कुमार जी ही फिर विराजमान हो। चूंकि एनडीए के सभी घटक दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश और विपक्ष वाले सारे फिनिश, हम लोग ये बोलते आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा। क्या जिस तरह से आप पूरा चुनाव बता रहे हैं उतना ही आसान क्या विजय कुमार जी को भी लगता है? विजय जी वो कह रहे हैं शांति की गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं क्राइम कैपिटल बन गया है बिहार। क्या इतना ही आसान है? और बिहार में जाकर जब देखिए आप चुनाव शंखनाद कर रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या बेहतर नहीं होता कि इस बार आप किस एजेंडे के साथ उतर रहे हैं? क्या आपकी पॉलिसी है, क्या एजेंडा है, उसको लेकर उतरे? आप फिर वही ईवीएम वाली बात कर रहे हैं सर। विजय कुमार जी। जी नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, बिहार में पूरा जो है से क्राइम आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ये कहने की बात नहीं है। जिन्होंने सुशासनवाद का मतलब कि एक ये किया था जिसको आज भी सुशासन के रूप में बदल गया है जी। और इन लोगों ने जो कहते हैं कि जंगल राज की बात, तो जंगल राज की बात आज जंगल राज है या मंगल राज है? तो उन लोगों से तो पूछिए कि आज मंगल राज है। इसलिए मंगल राज समाप्त हो गया है, जंगल राज नया शुरू हो गया है। अपने गर्मा में झांक करके देखें ये लोग कि जंगल राज है कि मंगल राज है। सर सवाल ये, चलिए ठीक है, देखिए आप क्राइम की बात कर रहे हैं, उस पर मैं लौटूंगा। मैंने सवाल ये किया कि जब आप चुनावी शंखनाद करते हैं, किसी स्टेट में चुनाव को लेकर रैली करते हैं, भाषण देते हैं, तो आप अपना एजेंडा रखते हैं, लेकिन आप फिर वही महाराष्ट्र हरियाणा वो वाली बातें कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम सही नहीं है। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है सर। ईवीएम में गड़बड़ी है कि नहीं है और बराबर ये होते रहा है कि नहीं होते रहा है, आप लोगों से भी छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए सवाल अगर उठता है तो सवाल कभी कभी न्यायपालिका के द्वारा और आप लोग के भी द्वारा ये जो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, तो जनता तो सब कुछ जानती है ना। और अरे सर, आप जिस आरोप की बात कर रहे हैं उसी आरोप पे चुनाव आयोग ने तो अपने तरफ से स्वतः संज्ञान ले लिया, जवाब मांग लिया, नोटिस दे दिया राहुल गांधी को कि भाई आप हमेशा बात करेंगे महाराष्ट्र में। अभी मौजूदा जो चुनाव हुए, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम वेलकम करते हैं कि ऑफिशियल आप दीजिए कि यहां ईवीएम में गड़बड़ी थी, वहां आप दे नहीं रहे हैं और आप बिहार के पहले मंच से जाके कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। कैसे होगा सर फिर? इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में इन लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत पहले से ही प्लानिंग बनाया जाता है और गड़बड़ियां की गई है। तो हम चुनाव से पहले ही सचेत चुनाव आयोग को, देश की जनता को, राज्य की जनता को सचेत करें, तो उसमें कोई गलत है क्या? इसलिए हम लोगों ने बताने का काम किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो किया है, बताने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ता और पूरे बिहार की जनता को सजग रहने का काम किया है। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। पहले ओपनिंग कमेंट सभी के, फिर आ रहा हूं। विभव झा साहब, कैसे देखते हैं आज? तो हालांकि चिराग पासवान साहब ने कह दिया कि तमाम सीटों पर उतरेंगे, पूरी तैयारी है, सीट शेयरिंग को लेकर बात एकदम तैयार हो चुकी है। क्या सब इतना ही आसान, इतना ही सरल अभी नजर आता है? सब कुछ ऑल इज वेल है सर? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी पार्टी ने एक तरीके से आज चुनावी शंखनाद का आज बिगुल जो है आरा में बजा दिया है। आने वाले समय में नवंबर में आप देखेंगे कि 225 पार जो एनडीए का नारा है, उसमें हमारी पार्टी एलजेपी आर की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और जहां तक आप लोग सीट शेयरिंग के बारे में बता रहे हैं, वो बड़े नेताओं का आपस में एनडीए गठबंधन आपस में घटक दल बैठेंगे 25 से 28 के लिए। हम लोग जो हम एक्सेप्ट नहीं अभी कर सकते, वो बड़े नेता आपस में तय करेंगे, क्योंकि देखिए 5 लोकसभा सीट पर हम लोग जीत के आए हैं। तो बिहार में आप देखेंगे एक लोकसभा पे जो है 6 विधायक हैं, तो 6 पंचे 30 तो हम लोगों के ऐसे ही बनते ही हैं, क्योंकि आप लोग जो लगातार फ्लैश में दिखा रहे हैं 25 से 28, 30 तो हम बनते ही हैं। हम तो मिनिमम जो है 40 की डिमांड कर रहे हैं, बाकी बड़े नेता आपस में तय करेंगे। लेकिन आज जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आरा में जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने
चुनावी बिगुल का शंखनाद जरूर बजा दिया है, जिसका रिजल्ट आपको 2-3 महीने के बाद जो है दिखेगा। ठीक है गोपाल तिवारी साहब, सवाल मेरा वही आपसे जो मैंने विजय जी से किया कि सब कुछ ऑल इज वेल नजर आता है और कांग्रेस जिस अभी स्ट्रेटेजी के साथ उतर रही है चुनाव में, आपने पहले मंच से क्राइम कैपिटल कहा और उसी के साथ कहा कि बिहार को लेकर खासतौर पर आपने 2-3 ईवीएम को लेकर बातें की हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी अपराध और क्राइम में जो बिहार की स्ट्रेटेजी है और मंच से ये बात आपकी करना ईवीएम वाली उचित होगा? जनता तक क्या मैसेज जाएगा? गोपाल जी देखिए विकास जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज देश में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि देश में हेडलाइन वाली सरकार है, हेडलाइन वाली सरकार नहीं है। इन्होंने बीते 10-11 सालों में हर मंच से हेडलाइन बनाने का काम किया। कभी किसी भी मुद्दे के लिए, कभी किसी भी जो है काम के लिए, कभी किसी भी योजना के लिए इन्होंने डेडलाइन कभी भी तय नहीं की। रही बात बिहार की, क्योंकि ये पूरी बहस बिहार के संबंध में हो रही है, आज बिहार में भ्रष्टाचार, आज बिहार में महिलाओं के प्रति शोषण, आज रोजगार मांगने वाले युवाओं के ऊपर अत्याचार किस कदर हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज ये विकास की गंगा बह रही है। अभी हमारे साथी कह रहे थे धीरज कुशवाहा जी, इनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी 4 दिन भी नहीं बीते हैं, मुजफ्फरपुर की एक 9 घंटे तक अस्पताल तड़पती रही, उसको एक बेड मुहैया नहीं करा सकी प्रदेश अध्यक्ष, वहां खड़े रहे 5 घंटे तक, तब जाकर के उसको एक बेड दिला पाए, लेकिन हम बचा नहीं पाए उसको। और ये बात करते हैं विकास की गंगा बह रही। ठीक है, इस पे मैं जवाब लूंगा। राहुल आनंद साहब से लौट रहा हूं। विश्वनाथ दादा, आपसे ही शुरुआत करता हूं। इस पूरे, हालांकि बहुत बारीकी से आप नजर रखें बिहार के चुनावों पर, लेकिन अभी जो पिछले 1-2 दिन में घटा है, राहुल गांधी का पहुंचना, पीएम का मंच से संबोधन, आज चिराग पासवान का उतरना, तेजस्वी के बयान, क्या नजर आ रहा है सर? किस दिशा में अभी तक चुनाव देख पा रहे हैं? थैंक यू विकास जी। जी देखिए, बिहार में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से जब चीजों को लेकर जाते हैं एक नए टेम्परामेंट पर, तो विपक्ष ने भी उसी तरीके से सोचा कि उसी पैरामीटर्स पर जवाब दिया जाए, लेकिन शायद कहीं थोड़ा सा गलती कर गए। राहुल जी को कुछ इश्यूज को उठाना चाहिए था जो वाकई बिहार को टच करते हैं। जब आप उन इश्यूज को उठाते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं और आपको सहयोग मिलता है। जिस तरीके से उन्होंने बिहार को क्राइम कैपिटल बताया, लोगों में गुस्सा होगा, लोग नाराज होंगे। क्यों? बिहार जिस जंगल राज के लिए जाना जाता है, वो उसके लिए केवल लालू जी जिम्मेदार नहीं थे। उसमें एक लंबे अरसे तक कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार रही है। दोनों सत्ता में बराबर के साझीदार रहे। एक समय तक केंद्र में आप मदद करते थे, तो एक गठजोड़ चलता रहा। यानी जब उस बिहार को अराजकता की ओर ढकेलने में कांग्रेस का भी योगदान रहा है, और ये हमारे आपके कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, जनता जिसने इसको भोगा है वो इस बात को समझती है। तो आज आवश्यकता ये थी कि राहुल जी इस चीज को स्वीकार करते कि हमसे जो अतीत में गलतियां हुई, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो चीजें वो अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, जहां बेहतर कर रहे हैं, उन चीजों को एलेबोरेट करते, उनका एक नया ब्लूप्रिंट देते बिहार के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब आप ईवीएम का प्रहार करते हैं, जब आप ईवीएम का वही रोना रोते हैं, जिन राज्यों में आप जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम ठीक है, जहां पर आप हार जाते हैं, जनता आपको रिजेक्ट करती है, वहां पर आप ईवीएम को फेल करते हैं, तो ये मुझे लगता है जनता हमसे आपसे ज्यादा बेहतर जनता समझती है और जनता इमीडिएटली रिजल्ट देती है। और जब चुनाव के मुहाने पर खड़ी हो पार्टी, मुझे लगता है कि शायद राहुल जी कुछ गलती कर देते हैं, या कहीं उनके जो सहयोगी हैं या उनके जो मार्गदर्शक हैं वो उनको सही दिशा नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, किस दिशा में चुनाव को लेकर जाना है। बिल्कुल दादा, लौट रहा हूं आपके पास। राहुल आनंद साहब, बहुत सारे सवाल विजय कुमार जी, गोपाल तिवारी जी ने कहा है कि साहब क्राइम में जिस तरह की चीजें बन रही हैं, बढ़ रहे हैं आंकड़े, और जो गंगा आप कह रहे हैं कि शांति की गंगा बह रही है, वो उनको नजर नहीं आ रही है। या तो आप दिखा नहीं पा रहे हैं, या मैं चाहूंगा कि इस पर काउंटर करें कि कैसे आपकी सरकार इस समय आश्वस्त है, और एनडीए में जो सीट शेयरिंग को लेकर बात है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात है, कहां खड़ी नजर अभी आ रहे हैं राहुल जी? और देखिए विकास जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, नजरें बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। और अगर बातें करें बिहार के संदर्भ में, तो निश्चित तौर पे ये बात आपको कह दे कि जो कानून व्यवस्था है, देखिए मुझे एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां पे अपराध ना होता हो। यूपी के हमारे मुख्यमंत्री इतने ताकतवर और इतने सशक्त फैसला लेने वाले हैं, उनके शासनकाल में भी अगर अपराधी अपराध कर देते हैं तो, और उसके बाद आप अगर ठिकारा सरकार के ऊपर फोड़ते हैं, तो इससे पहले आपको एक चीजों को हमेशा समझना होगा। वो चीजें ये हैं कि क्या सरकार की मंशा और सरकार के जो मुलाजिम हैं, यानी कि जो पुलिस प्रशासन है, वो कितने सशक्त है और कैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। सबसे पहली बात देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे गोपाल जी, एक मसला पीएमसीएच का लेकर आए थे, लेकिन आपको उसी भी जगह बता दे कि सरकार ने एक अच्छी बात भी बतानी आवश्यकता है, क्योंकि एक जो आरजेडी की जो पॉलिटिक्स करने का जो नजरिया है, जो जरिया है, उसके एक व्यक्ति ने एक अन्य समाज के लड़की के साथ कुछ गलत काम किया था, रेप किया था। उसके घर को माननीय डिप्टी सीएम ने 12 घंटे के अंदर तोड़वा दिया और उस आदमी को आकर सरेंडर करना पड़ा। और आपको बता दें, जब भी चुनावी वर्ष होता है तो आपराधिक गतिविधियां निश्चित रूप से बढ़ती है, क्योंकि विपक्ष इसका हवाला देकर सत्ता में स्थापित होने का छलावा करने का प्रयास करता है। ठीक उसी तरह जो हमारे आरजेडी के लोग अगर बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, जहां सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस हुआ करता था, वो अगर इस तरह की बातें करे तो मुझे लगता है कि ये नागावार गुजरेगा और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहां तक प्रश्न उठता है राहुल गांधी जी के विषय का, तो राहुल गांधी जी के बारे में देखिए क्या मैं कह सकता हूं आपको, मैं बता दूं कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, जब राहुल गांधी जी बिहार में आते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए। वो मूर्ति भी देखनी चाहिए जो अब दशरथ मांझी जी के ऊपर जब मालार्पण किया जा रहा था, तो उस समय वो किस तरह से मालार्पण कर रहे थे। वो दलित के पास जाने की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन उनके पहले दलित के घर पहुंचने पहले उनके लिए बाथरूम तक बनवा दिया जाता है कांग्रेसियों के द्वारा कि वहां नहीं यहां जाना होगा। क्योंकि देखिए चीजें बड़ा स्पष्ट है कि ये एक चुनावी बहरूपिया की तरह आते हैं। और जो लोग पलायन की बातें करते हैं ना, इनके नेता के बारे में बता दें। मैं कांग्रेस के नेता के बारे में अगर बताऊं तो ये बता दूं कि कन्हैया कुमार आए थे, वो 2020 के बाद वो पलायन करके चले गए थे, फिर 25 में वापस आए जब इनको याद आया कि चुनावी वर्ष आ गया है, अब मुझे आ जाना चाहिए। देखिए इस तरह की बातें करेंगे और कभी भी आरजेडी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस का वजूद बहुत मजबूत हो बिहार के। चलिए अब राहुल जी लौट रहा हूं आपके पास। विजय जी, मेरा सीधा सा सवाल, अभी आप जो एनडीए पे बात कर रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा, अभी जो चीजें दिखाई जा रही हैं वैसी है नहीं, बहुत सीधा सा एक छोटा सा मेरा सवाल कि क्या जयचंद का पता चल गया है कि नहीं चला है अभी तक? बहुत जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अब पता चल गया है, बिहार की जनता भी जान रही है। कौन है बताइए ना, हम भी नाम जानना चाहते हैं। विश्वनाथ जी और मैं तो इंतजार कर रहे हैं कि वो जयचंद का नाम पता चले। ये खुल जाएगा, पता खुल जाएगा। आप लोग सब जान रहे हैं, उसको आप लोग खोलना नहीं चाह रहे हैं। अरे मैं तो सुनने ही बैठा हूं। ठीक है, चलिए ब्रेक के लिए मैं थोड़ा समय आपको दे देता हूं। चर्चा लगातार जारी है, विस्तार देंगे चर्चा को। धीरज कुशवाहा जी, आपके पास आ रहा हूं। कई सारे आरोप अभी आपकी सरकार पर, आपके चेहरे पर, आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर लग रहे हैं। सवाल बहुत स्पष्ट है कि क्या नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी चर्चाएं तेज हैं, बातचीत चल रही है, सब कुछ फिक्स हो गया है? धीरज जी। जी देखिए ब्रिजेश जी, एनडीए के सभी घटक दल के शीर्ष के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उसी प्रकरण में आज माननीय मंत्री चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से कहा, एक अच्छा संदेश है कि हम 243 विधानसभा सीटों पर हम आ रहे हैं। चूंकि एनडीए के सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख तक एक साथ मिलकर समन्वय बनाकर और काम कर रहे हैं। क्योंकि सब लोगों का यही कहना है कि 2025 में
अब देखिए आज आप बयान सुने होंगे, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुए या राहुल गांधी जी हुए, जब चुनाव नजदीक आने लगता है तो ये लोग भारत के तमाम एजेंसियों पर और विशेष रूप से चुनाव आयोग पर ये लोग सवाल खड़ा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जहां जीत जाते हैं वहां पर कहते हैं कि निष्पक्ष रूप से काम हुआ है, और जहां हार जाते हैं वहां पर कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेता हूं। बताइए जी गोपाल तिवारी साहब, जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही है और जहां नहीं जीतते हैं वहां फिर बहुत सारे सवाल हैं। तिवारी जी, गोपाल तिवारी साहब आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक है, विजय कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सब कुछ ठीक है, और अब सवाल ये कि सर जब चुनाव से बहुत पहले अगर इस तरह की सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, कई दौर की बैठकें हो गई हैं, चेहरा स्पष्ट है, चिराग पासवान से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो आपको क्या नहीं लगता कि एनडीए गठबंधन इस समय एक कदम चुनाव में आगे नजर आ रहा है आपसे? सर देखिए, सवाल ये है कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि चिराग जी को बिहार याद कर रहा है, चिराग जी को बिहार का लोगों को पसंद आ रहे हैं। सवाल है कि बिहार पसंद किनको कर रहे हैं, नीतीश जी को कर रहे हैं कि चिराग जी को कर रहे हैं, और बिहार उनको बुला रहा है, तो सब कहाँ ठीक ठाक है भाई। मांझी जी बोलते हैं कि हमको 40-50 सीट चाहिए, और आप लोगों ने जो दिखाया है कि सीट शेयरिंग जो है मांझी जी को 6 से 7 सीटें मिली है, और मांझी जी का भी बयान आता है, तो कहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब खाली बोलने से बात नहीं चलने के काम है ना। इन लोगों में काफी दरार है, ये झांक रहे हैं। गठबंधन की अभी तो समय बहुत लंबा है, चिंता करने का इंतजार कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए आपस में इंटैक्ट है और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इनके घटक लोग गिरेंगे जी, इसलिए कहीं कुछ नहीं है इन लोग में, काफी विवाद के घेरे में है। विभव कुमार जी ऐसा ही है क्या? विभव कुमार जी जैसा विजय जी बता रहे हैं ऐसा ही कुछ है क्या? विजय कुमार जी से पूछा जाए कि इनके पार्टी में कौन जयचंद हैं, कौन जयचंद हैं जिन्होंने, आप पारिवारिक रूप से हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, ये लोग खुद ही अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं आरजेडी वाले, और हम लोग तो बहुत शान से कहते हैं कि जाल। ठीक है, समय कम है, बहुत जल्दी से जवाब विजय जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे जाऊंगा मैं। जयचंद का सवाल कहाँ उठ रहा है? अरे सर, चुनाव के 6 महीने पहले अगर आपके पूर्व मंत्री और बड़े बेटे लालू जी के, अगर उनको आपको पार्टी से निकालना पड़ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि इसका डेंट चुनाव में हो सकता है? आप कह रहे हैं जयचंद का मुद्दा कहां से आ गया है? पार्टी अपने सिद्धांत और नीति से चलता है, तो पार्टी ने उचित समझा तो निर्णय लिया। ये सीधा आवाज ब्रेक हो रही है। विश्वनाथ मिश्रा साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि अभी जो लालू परिवार में हुआ, देखिए बहुत व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, और वो भी लालू प्रसाद यादव, यानी मतलब हम बिहार की सक्रिय राजनीति में 2-3 बड़े नाम आते हैं, उसमें अगर उनके बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से सार्वजनिक तौर पर लालू अगर यादव निकाल रहे हैं, तो क्या ये चुनाव को डेंट नहीं करेगा उस इमेज पर जिस पर जनता भरोसा करती है? विश्वनाथ मिश्रा साहब। बिल्कुल विकास जी, देखिए बहुत बड़ी बात है। लालू परिवार जो है बिहार की राजनीति के केंद्र में एक लंबे समय तक रहा है, और उनके द्वारा किया गया कोई काम बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी के प्रोस्पेक्ट को निश्चित रूप से अफेक्ट करता है। और जिस तरीके से पार्टी ने प्रयास किया कि एक कोशिश करें कि हाँ चीजों को मेकअप कर लें और ये चीजें चुनाव के दौरान बाहर स्पिल ओवर ना हो, लेकिन ये नुकसान हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। जब आप ये कहते हैं कि ठीक है जो अंदर का कौन जयचंद है वो हम बाद में बताएंगे, इससे काम नहीं चलता है। उसके बाद जब आपके पार्टी के सहयोगी जो है, कांग्रेस के आपके अलायंस पार्टनर जो हो सकते हैं, वहां के साथ आपकी चीजें क्लियर नहीं है, तो कुल मिलाकर के पूरा जो विपक्षी अलायंस है वो बिल्कुल बैकफुट पर, क्या कहें, बल्कि बिल्कुल अरेम है, अनऑर्गेनाइज्ड है। उसका भविष्य उसको खुद भी नहीं पता कि उसको शुरुआत कहां से करनी है। तो इसके लिए आरजेडी का, चाहे आरजेडी की ही बात नहीं कहता हूं मैं, तो पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं,
जो एनडीए का विरोध करने के लिए खुद को तैयार बता रहा है। साहब आ रहा हूं आपके पास, इसने राहुल जी को लॉन्च करने का प्रयास किया कि बिहार के चुनाव में एक बड़ी शुरुआत कर लें। ठीक है, सवाल उसी पे लूंगा मैं सर, बहुत जल्दी से। विभव जी कुछ कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड बोल लीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बिहार विधानसभा के 243 चुनाव जो अपना विधानसभा के क्षेत्र है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और हमारा टारगेट सबसे पहले है कि 225 पार कैसे एनडीए की संख्या को हम आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री वाला जो फैसला है वो एनडीए के घटक दल में तय होगा। लेकिन विजय जी अभी कह रहे थे चेहरे पे बड़ी लड़ाई है, जरा स्पष्ट कर दीजिए, सब कुछ क्लियर है या है? देखिए, चेहरे पर लड़ाई है कि बिहार का आम आवाम ये चाहता है कि एक युवा मुख्यमंत्री बने बिहार में। हमारे जो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरा बिहार उनका ऋणी है। उन्होंने बिहार को जिस तरीके से गुंडा राज, जिस तरीके से अपहरण उद्योग जो वहां चल गया था, मुख्यमंत्री जी के आवास में वहां जो डीलिंग होता था, मुख्यमंत्री कहते थे रेट कम कराओ, उस बिहार से। पर राहुल गांधी तो क्राइम कैपिटल कह रहे हैं अब भी सर, जिस तरीके से उबारा है सर। राहुल गांधी तो अभी भी क्राइम कैपिटल कह रहे हैं बिहार को। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बिहार का आम आवाम ये चाहता है कि युवाओं के हाथ में बिहार हो। चिराग पासवान उसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार यहाँ बैठते हैं। अरे विभव साहब, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, विभव साहब, माइग्रेशन की जरूरत है। जब चिराग जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे सब ठीक होगा, लेकिन ये सब गठबंधन के घटक दल आपस में तय करेंगे, वो हमारा भी टारगेट है। चलिए गोपाल तिवारी साहब, आपसे मेरा सवाल है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गोपाल जी, चलिए, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन आनंद साहब, सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है चूंकि देखिए आपका जो गठबंधन है वो मानना पड़ेगा बड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है कि अंदर की चीजें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन अभी भी दो मतभेद थोड़े से नजर आते हैं। एक तरफ एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि युवा मुख्यमंत्री प्रदेश चाहता है, एक तरफ जेडीयू है जो कहती है कि नीतीश जी ने जो किया है वो भुलाए नहीं भूला जा सकता है, एक तरफ भाजपा है जो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ रही है। तो क्या चेहरे को लेकर सर गाहे वगाहे वो कश्मकश है अभी भी? विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में और जो एनडीए के जो 5 पांडव है उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, मांगे होनी चाहिए, मांगे सार्थक जो होती है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सिर्फ नेतृत्व के ही हाथ में है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे आरजेडी के साथी एक बात कह रहे थे कि हमारा जो पार्टी है वो मर्यादा के साथ चलता है और बहुत अनुशासित वे में चलता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो सबसे बड़े परिवार की बहू को जब निष्कासित किया जा रहा था, जब उस पर थप्पड़े चल रही थी, उस समय आपका वो समाजवादी नेता कहाँ पे थे? यही नहीं, मैं आपको ये भी संदर्भ याद दिला दूं कि जब एक बहुत चर्चित मामला जब गौतम सिर पे हत्याकांड हुई थी और उस समय जब उसकी लाश को तस्त कर छोड़ दिया गया था सड़कों पर, तब आपके वो समाजवादी नेता कहाँ थे? मैं आपको बताता हूँ, जो क्राइम कैपिटल जो कह कर गए हैं राहुल गांधी जी, अगर लालू जी के रीजन में वो बिहार आते हैं ना, तो सोनिया गांधी जी को लालू जी को फोन करके अपने बेटे को छुड़ाना पड़ता और सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस होता उस समय भी। और ये सब बातें सिर्फ कहने की है, ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ विकास जी कि एनडीए इंटैक्ट है और जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा वो सबको मानने होगा, और हमने दिखाया भी है। ठीक है, धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से बोल लीजिए, फिर मुझे विश्वनाथ जी की तरफ आगे जाना है। धीरज जी। देखिए ब्रजेश जी, हम ये कहना चाहते हैं कि पहला बात यह है कि 2030 तक तो बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भी आजादी के बाद में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं ये कांग्रेस वाले लोग ने किया है। अब जानते हैं कि भारत में आजादी के बाद में जो भी पार्टियां बनी कांग्रेस के नीतियों के विरोध में बनी। कांग्रेस वाले लोगों ने इतना आडंबर फैलाया जो कि भारत की जनता को चुकाना पड़ा। भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं, मैं आपको उस पर जवाब दूंगा विश्वनाथ जी। लेकिन जो एनडीए पे अभी हम चेहरे की बात कर रहे हैं, एक बहुत बुनियादी सवाल, पिछले 5-7 कुछ ऐसे वीडियोस नीतीश जी के आए हैं, हमने देखा कि एक तरफ अभी जो कलेक्टर का वीडियोस आया या पहले भी कई तरह की चीजें आई हैं, क्या आपको लगता है कि सब बेहतर है, वैसा ही है जैसे पहले के चुनावों में नजर आया, या चेहरे पर भले ही बंद कमरे से बाहर बात ना जाए लेकिन कश्मकश तो है? बिल्कुल विकास जी, देखिए कश्मकश अभी चुनाव तक बिल्कुल नहीं, बहुत क्लैरिटी है, चुनाव तक कोई कश्मकश नहीं। और जहां तक विपक्ष अंतर्विरोध की बात कर रहा है कि 5 पांडवों में अंतर्विरोध है, तो अंतर्विरोध नहीं है। जब लोजपा की ओर से उनके लीडर को प्रेजेंट किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनकी एक इमेज बिल्डिंग हो रही है, वो एक्सरसाइज स्वाभाविक रूप से लेकिन वो एक चीज और है कि उस इमेज बिल्डिंग से एनडीए का नुकसान नहीं होगा।
नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। और उस लोजपा ने कहा है कि वो पूरी 243 सीट्स पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी सब पे मेहनत करेंगे। तो ओवरऑल जो टैली है, यानी एनडीए जो है एक यूनाइटेड फ्रंट के रूप में, एक संयुक्त व्यवस्था के रूप में ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। बस केवल लोजपा एक प्रयास कर रही है कि अपने लीडर को थोड़ा बड़ा लीडर दिखाने का प्रयास कर रही, ताकि कहीं मुख्यमंत्री का पद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि अभी तत्काल ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि 2025 के चुनाव में अगर एनडीए को पूरा पूर्ण बहुमत मिलेगा, जिसकी संभावना लग रही है, तो कम से कम नीतीश कुमार फ्रंट रनर हैं। और चुनाव के बाद जो भी बदलाव होगा वो चुनाव के बाद होगा, अगर होगा, और वो टॉप लीडरशिप तय करेगी एनडीए की। तो इसमें कोई संदेह जो नहीं आपका है। मैं समझ पा रहा हूं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो चुनाव है तब तक प्राथमिकता होगी कि चुनाव कैसे जीता जाए, चेहरा उसके बाद में फिर एनडीए तय करेगा कि चेहरा कौन होगा। समय मेरे पास इतना ही था, फिलहाल समय की कमी है। राहुल जी, धीरज जी, विश्वनाथ जी, वैभव जी और गोपाल तिवारी जी, विजय जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बिहार में सियासत इस समय फुल उफान पर नजर आ रही है, पारा चढ़ा हुआ है, बयानबाजी तेज है, चुनाव भी करीब है, लेकिन देखना होगा कि इस बार जनता किस पर भरोसा करती है। क्या वो युवा चेहरे की तरफ जाएगी, या नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी, या जो तेजस्वी ताल ठोक रहे हैं उस पर मुहर लगाएगी? ये बड़ा सवाल जो कि समय के गर्त में है। फिलहाल रणक्षेत्र में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।